जो एथिक्स प्राइवेट रिलेशनशिप्स में होता है, वहां पे द वैल्यूज विच आर इन्वॉल्व आर ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, इनफॉर्मल वैल्यूज दैट गाइड आवर क्लोजेस्ट रिलेशंस. वो कैसे? हियर, बिफोर वी अंडरस्टैंड दोज वैल्यूज, what is a private relationship? That a person follows and values in his or her personal life while dealing with various relations such as family, friendship, etc. ठीक है? This is a private relation, right? There are no formal moral or ethical standards of private relations. Rather, they are informal in nature and vary from person to person. Right? Now, what are the values that are important? First is trust, the foundation of any strong relation. Trust. Now, what is trust? Can somebody explain me in 2 lines? Trust क्या होता है? Quite similar, yes. For example, आजकल के मॉडर्न प्राइवेट रिलेशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज द ट्रस्ट. राइट? दिस इज फॉर all of us to understand. Before we delve deep into the topic, let's understand something. जब छोटा बच्चा होता है, राइट, वो कुछ हरकतें करने लगता है, दुनिया में थोड़ा सा सीखने लगता है, उससे पहले वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ना. उसको नहीं पता ये आग है तो घुस जाता है, उसको नहीं पता पानी में डूब सकते हैं तो he goes into the water, right? धीरे धीरे that small child understands कि पानी में डूब सकते हैं, आग में जल सकते हैं, right? Once his parents understand the same fact कि ये बच्चा अब समझने लगा, अब ये आग के पास तो नहीं जाएगा. That is trust. If he goes close to that fire, he won't jump in. That is trust. In relationships out there in the world, whatever you do, for example, there is a relationship between a boy and a girl. They are in love with each other. For example, let's understand the fact. Okay? Now, गर्ल को जो लगता है कि ये लड़का मेरे लिए अच्छा है, well, that is why they have a relationship with each other. Now, the trust कहां आता है, वो एलिमेंट को समझना पड़ेगा. ट्रस्ट आता है, लड़का कुछ भी करे, शी विल अंडरस्टैंड, ये करेगा तो ठीक ही करेगा. आई डोंट वांट टू चेंज हिम, मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैं दोस्तों के साथ मत जाएगा, इट्स फाइन. दैट इज ट्रस्ट. ही वोंट डू समथिंग रॉन्ग विच विल हर्ट मी. दैट इज ट्रस्ट. पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते हैं, अपने से दूर भेजते हैं, विद द फैक्ट दैट पड़ेगा. ट्रस्ट. यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी चीज को डिफाइन करना है. ट्रस्ट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल प्राइवेट रिलेशंस. अगर बाप को बेटे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? एक लड़की को लड़के पे ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? यू अंडरस्टैंड? chaos, right? Second, that is respect. You understand this respect. Treating others with dignity. हमेशा याद रखना, जो ये रेस्पेक्ट वाला मामला आता है, ये हमेशा ग्रुप में होता है. देयर आर टू इंडिविजुअल्स. ठीक है? डिग्निटी कहां आती है इंडिविजुअल की? जब वो ग्रुप में है. अगर मैं किसी बच्चे को यहां खड़ा करूं, उसकी डिग्निटी पे हमला करूं, यार तू अच्छा नहीं है, तू ये है, तू वो है, तो वो हर्ट होगा. सिंस ही इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, उसको कल फिर से यहां आना है. राइट? मैं उसको बाहर पकड़ के कुछ भी बोलूं, ही वोंट फील इट दैट वे. तो डिग्निटी इज ऑलवेज इन द ग्रुप या कम्युनिटी. राइट? सो दैट गोज विद रेस्पेक्ट. देन देयर इज ऑनेस्टी, being truthful in your interactions, confidentiality, keeping matters private, not disclosing those things with the public, compassion and empathy, tolerance, accountability. ठीक है? Keeping your actions, keeping your whatever we do
clear, transparent. This is what I am going to do. Right? अगर मैं अकेला भी हूं तब भी जो मेरा पार्टनर है उसको पता हो कि यार ये फलां काम कर रहा है. That is accountability. Right? So these are the values which are important for private relations. ठीक है? Now, how are these values directed? ये आते कहां से है? इनका सोर्स क्या है? ठीक है? वन इज पर्सनल क्वालिटी. इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिपेंड करता है. कोई इंट्रोवर्ट होता है, नहीं एक्सप्रेस करता है, नहीं बात ज्यादा करता है. कोई एक्सप्रेसिवली अच्छा होता है, बातों में अच्छा होता है. राइट? रिलीजियस बिलीफ्स, आप कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं या कौन से बिलीफ सिस्टम है आपके पास, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम. वो बिलीफ सिस्टम हमको बचपन से समझाया गया होता है. हमारे अंदर वो वैल्यूज आ चुके होते हैं. खाओ कसम. किसकी कसम? भगवान की कसम खाओ, है ना? Why does it come in? It ensures the sense of not that trust कि कसम ले लिया तो सच्ची होगा, झूठी होगा या जो भी. राइट? देन देयर आर सोशल इन्फ्लुएंसेस. आप कौन से पेयर ग्रुप के साथ चल रहे हो, वहां से क्या सीख रहे हो. हमारे यहां ना एक कहावत है, आप इत्र की शॉप में बैठोगे तो अच्छी महक ही आएगी, वैसा. एंड देन देयर इज लीगल फ्रेमवर्क. कौन से लीगल फ्रेमवर्क के साथ यू बिलीव इन इक्वालिटी. राइट? यू बिलीव एवरीबडी इज इक्वल, so you won't discriminate on the basis of caste, on the basis of religion or whatever, since you believe you have those constitutional values with you. Right? Imagine the preamble. Right? So यहां से वो वैल्यूज आते हैं जो इंसान इम्बाइब करता है, और धीरे धीरे वही वैल्यूज वो अपनी प्राइवेट रिलेशनशिप्स में भी दिखा देता है. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हियर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, दैट इज कैरेक्टर डेवलपमेंट. वंस कैरेक्टर जो दिखता है आदमी का, आदमी कैसा है किसी भी प्राइवेट रिलेशनशिप में दिखता है. राइट? देन देयर इज राइट डिसीजन मेकिंग. एथिक्स से हमको राइट डिसीजन मेकिंग ही आती है. हम सही रहेंगे, हमको इन वैल्यूज के बारे में पता होगा तो हमारा डिसीजन हमेशा सही होगा. इफ वी अंडरस्टैंड कि किसी भी रिलेशन का फाउंडेशन ट्रस्ट होता है, we will make sure that if I want to move that relation forward, I will ensure that value of trust is there. Right? Similarly, tolerance for imperfection leads to a good life, ethical lessons for children, acceptance in public life. जब आप पर्सनल लाइफ में अच्छे होते हो तो धीरे धीरे आपकी पब्लिक लाइफ भी अच्छी हो जाती है. ठीक है? यही इंटेग्रिटी होती है. इंटेग्रिटी क्या है? जब आप प्राइवेट रिलेशन और पब्लिक रिलेशन में सेम इंडिविजुअल होंगे, दो वैल्यूज कैन बी डिफरेंट. इफ यू डोंट लाई इन पब्लिक, you won't be lying in a private relation. If you lie in a private relation, you cannot be trusted that you won't lie in public relations. You getting my point? अगर आप घर पे झूठ बोलते हैं तो बाहर भी झूठ बोलेंगे. एक रिलेशनशिप में है, वहां झूठ बोल रहे हैं, वहां ट्रस्ट नहीं है, तो पब्लिक के साथ किस तरीके का ट्रस्ट आप डील कर बना सकते हो? That's what this topic is all about. Then there is ethics in public relations. The values which are important here in public relation are called as fairness, accountability and the formal codes. वहां पे informal codes थे. Here are the formal codes. ठीक है? Here, नोलान कमिटी, ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट ने एक कमिटी बनाई थी 1972 के आसपास. 92 और 72, प्लीज चेक द डेट जब आप जाओगे. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को पब्लिक लाइफ में किस तरह होना चाहिए, कौन से वैल्यूज उसमें होने चाहिए एक आइडियल पब्लिक लाइफ या आइडियल पब्लिक सर्वेंट होने के लिए. देन दे डिसाइड ऑन हैविंग 7 वैल्यूज. उन वैल्यूज को हम नोलान कमिटी के वैल्यूज या 7 प्रिंसिपल्स कहते हैं. राइट? दो वैल्यूज आर सेल्फलेसनेस, जहां पे आदमी खुद के बारे में नहीं सोचता, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं करता. मैं हमेशा हर जगह मैं.
प्राइवेट रिलेशनशिप में भी मैं, पब्लिक में भी इट्स मी, दैट्स कॉल्ड एज सेल्फिश, बीइंग सेल्फिश. तो व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ मच, वी कॉल इट एज सेल्फलेस, राइट? देन देयर इज इंटेग्रिटी. जो काम आप अकेले में करते हो, वो काम आप पब्लिक में कर सकते हो क्या? You getting my point? Things you do when you are alone, that's called as integrity. Now imagine, हम लोग घर जाके क्या करते हैं? Apart from the things we need to do, चेंज किया, बैठे, चाय पी, दिस इज व्हाट वी डू, है ना? इसके अलावा हम क्या करते हैं? वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग आवर फोन्स, टॉक टू होम वट एवर वी वॉन्ट. हाँ, जिससे बात करनी होती है बात करते हैं. उसके अलावा जब हमारा माइंड खाली होता है, कोई काम नहीं होता है, व्हाट डू वी डू इन दैट टाइम? वट एवर वी आर डूइंग देयर, अगर वही काम हम पब्लिक में करें, देन इट्स सेड दैट कि हम में इंटेग्रिटी है. जब हमको कोई नहीं देख रहा हो, तब हम क्या करते हैं? वो चीज हम पब्लिक में कर सकते हैं क्या? इफ यस, देन it can be said that we possess that integrity with us. Getting my point? So एक सिविल सर्वेंट में सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, देन ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. वो हमेशा फैक्ट्स की बात करे विदाउट बायस, राइट? देन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. उसको कोई पूछने वाला हो, वो किसी को जवाब दे हो, भाई तुमने क्या किया, ठीक है? ओपननेस होनी चाहिए, आप उसके एक्शंस ओपन होने चाहिए, पब्लिक को दिखनी चाहिए, ठीक है? देन देयर इज ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, राइट? नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस इज क्वाइट सटल. समझो बात को, ठीक है? यू वुड से, आपने किसी दोस्त से गाड़ी ली, ठीक है? बोले यार मुझे सेक्टर 40 जाना है, या कहीं पे भी 25 जाना है, 10 मिनट के लिए कार दे दो. He said, yes ब्रो, ले जाओ. या स्कूटी दे दो, कार दे दो, ले जाओ ब्रो. गलती से रास्ते में पार्क करते करते आपकी गाड़ी पे डेंट आया, एंड आप वापस आए, गाड़ी उसको दे दी. उसने बोला यार डेंट कैसे आया? बोले पता नहीं, मैं तो गाड़ी पार्क कर रहा था, पता नहीं कैसे लगा. बट यू नो, यू विदहोल्ड समथिंग. आपने पूरी कहानी नहीं बताई, बट झूठ भी नहीं बोला. यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स कॉल्ड एज ट्रूथफुलनेस. नाउ दूसरी चीज, आपने बोला भाई सॉरी, मैं ना गाड़ी पार्क कर रहा था, मेरे को दिखा नहीं, साइड पे एक बिजली का खंबा था, गाड़ी लग गई, आई एम सॉरी. You told him the exact story what happened. That's called as honesty. Truthfulness is not you lie. You can withhold some part of the story. Getting my point? Now there is a case. Let's move on to the Mahabharata. महाभारत में अश्वत्थामा मर गया. Was being truthful but not honest. बाद में कहा, जो हाथी था, सुना नहीं. You getting my point? अश्वत्थामा मर गया. ये अश्वत्थामा कौन है ये नहीं बताया, पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि उस बंदे ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था. बट धर्मान को अपहेल्ड करने के लिए he holds some part of the story. He cannot be honest. We can say that he was truthful, but he was not honest. Right? You mingle your words, play with the words, ना वैसा हम करते हैं. We cannot do that. तो हमारी like integrity पे बात आती है, हमारे ज़मीर conscience पे बात आती है. Right? So these are the value. इनको याद रखना है, as it is लिखना रहेगा कहीं पे भी, पब्लिक लाइफ में या पब्लिक सर्विस में कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. दिस कैन बी आस्क्ड एनी टाइम इन एनी एग्जाम. ठीक है? तो यू कैन मेंशन, इफ यू गिव लाइक द वैल्यूज ऑफ
नोलान कमिटी आउट देयर, देन आपका आंसर बन गया। ठीक है, हियर selflessness, public officials should act in public interest, not in self interest. Integrity, as I said, है ना, act with honesty, trustworthiness, moral uprightness, अगेन वही चीज। इसका सिंपल मतलब ये है, जो चीज हम अकेले में करते हैं वही चीजें हम पब्लिक में कर सकते हैं क्या? इफ यस, देन वी आर सेट टू बी हैविंग इंटेग्रिटी। देन देयर इज ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? पब्लिक रिलेशंस में एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है? इमेजिन देयर इज नो एथिक्स आउट देयर इन दिस वर्ल्ड, और आप एक ऑफिसर है, क्या कर लोगे आप? क्या होगा? इमेजिन देयर इज नो एथिक्स, देयर आर नो वैल्यूज, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, आप एक ऑफिसर है। लोगों से या लोगों के साथ आप किस तरीके का लाइक रवैया या व्यवहार करोगे? आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर 40,000 लोग रहते हैं, 20,000 को आप जेल में डाल दोगे, राइट? इमेजिन देयर इज नो लॉ, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नो एथिक्स, डू वट एवर यू वॉन्ट, तो क्या करो लोगे आप? सबसे पहले जो अपने अपने रिश्तेदार होंगे उनको नौकरी, है ना? आप नहीं, मैं भी। नॉट यू गाइज ओनली, इट्स जस्ट इट्स मी एज वेल, एनीबडी, या व्हाट? क्यों तंग कर रहे हैं क्या तुमको? यार जल्दी बोलो, वो जाना है कहीं। हाँ, we will discuss it later. Keep it with you. You will get the answer once we complete the topic. Okay. Now the point is, imagining being a part of a system जहां पे कुछ भी नहीं है ना? Now go back to like pre 1947, somewhere around 1890 के आसपास, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले पहले, 1884 से पहले पहले, रेगुलेटिंग एक्ट्स जब तक थे, या रेगुलेटिंग एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से पहले, हाँ, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट्स थे, कोई मजिस्ट्रेट है, एन ऑफिसर, नाउ इमेजिन उसका एथिक्स वो अपने लिए है, वो कंपनी का मुलाजिम था, ही वॉज हियर, हम सब उसके सब्जेक्ट्स थे, राइट? वो क्या करता था? हमसे टैक्स लेता था, हमारे टैक्स से सैलरी लेता था, और हमको मरने के लिए छोड़ दिया था, राइट? जब दिल्ली दरबार हो रहा था तो आधा कलकत्ता जो है भूख से खत्म हो चुका था। They didn't care. That can happen. अगर, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई रूल नहीं था, सिस्टम वो खुद बना रहे थे, राइट? हमारा एथिक्स उनके एथिक्स से मैच नहीं खा रहा था, राइट? तो वो क्या चल रहा था? यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड। They could have enslaved half of our population, but they didn't. But they still did whatever they can, yeah, whatever they could, right? So ethical decision making, equality and fairness, right? Transparency and trust, balanced equitable decisions, respectful interactions. Now here is a point कि equality और fairness क्या होता है, difference क्या है इनमें? See, whatever things are written here, everything has a meaning. We will never try to take these things for granted. इक्वालिटी को डिफाइन के लिए सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट इज एथिकल डिसोनेंस? क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज कॉन्शियंस? क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो वी मस्ट बी एबल टू डिफाइन ईच एंड एवरी टर्म आउट देयर, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म विद एग्जांपल। ठीक है, नाउ व्हाट इज इक्वालिटी? एनीबडी एल्स?
हाँ बताओ। हाँ राइट, नाइस, राइट, नाइस। इसको हम फेयरनेस को इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, आपको 5 लोगों में 10 रुपए बांटने हैं, आप 2-2 रुपए करके बांटते हो इक्वली, दैट्स इक्वालिटी। मोरली यू वोंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, आपने 2-2 रुपए सबको बांट दिया। नाउ फेयरनेस इज कि आप जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके ऑलरेडी 5 रुपए है, उसको आपने 1 रुपए कम दिया। भाई तेरे पास है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट्स फेयरनेस। ठीक है, जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, यू आर लीगली राइट, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा। यू टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, गिविंग इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आउट देयर, नाउ लीगली करेक्ट, नो मोर एक्शंस ऑन मी। बट जब मैं इक्विटी या फेयरनेस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ द एथिक्स अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जो मेरे को ड्यूटी है। फेयरनेस इज मोर एथिकल कंपेयर टू इक्वालिटी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं, वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन फेयरनेस एंड इक्विटी रादर देन इक्वालिटी। I was asked in a question in an interview, what are the 4 values like which you believe are like you must carry with you? 4 values के नाम बताओ. Then each value I was discussed why and how. If I talk about equality, I would have been taken to task, right? So we must understand कि ethics के perspective से जब हमको सवाल पूछते हैं, तो we need to be more ethical in that. ठीक है? Then there is transparency and trust, balanced and equitable decisions, and then respectful interactions. Treating everyone with basic courtesy fosters a sense of belonging. Prashant Nair was an IAS. His respectful engagement with the citizens earned him a title called as Collector Bro. Right? Normally, collectors don't no interact public with that way. So he did something unique. तो उसको बाय बाय सब बोल के जाते थे. ठीक है? Now this is the difference. People expect intimacy, loyalty, love and affection. यहाँ पे respect, attention, power, authority and material benefits are expected. ठीक है? Now you understand it now. ठीक है? Now here, Western religious ethics, biblical, Roman Catholic and Protestant traditions of moral thought. Now here, biblical tradition में एक thought है. So when you give to poor, do not sound a trumpet, as the hypocrites do, that then may be honored by men. जब भी कोई अच्छा काम करो, ऐसा गला फाड़ फाड़ के नहीं बोलना है कि यार मैंने किया. You do it and you forget. This is a biblical tradition. ठीक है? Now the current affairs link कैसे हैं इस टॉपिक के साथ? Recently, Christian groups in Manipur called for peace and reconciliation, urging ethical restraint amid ethnic and religious tensions. मणिपुर में प्रॉब्लम चल रहा है. Anybody having idea about it? क्या है? तुमको सब पता है. कुकीज एंड मेथीज क्यों है? बस कुकीज एंड मेथीज का ही प्रॉब्लम है. मसला किस बात पे है? नाउ यू नो द प्रॉब्लम. व्हाई कांट वी फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? इतनी बड़ी स्टेट, छोटी सी जगह मणिपुर. जब हम पंजाब को कंटेन कर सकते हैं, कश्मीर में एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कंटेन कर सकते हैं, इवन श्रीलंका तक हम चले गए एलटीटी को खत्म करने के लिए. व्हाई कांट वी डू इट इन मणिपुर? व्हाट इज द प्रॉब्लम?
उल्टा बोल रहे हो आप। एनीवे, एनीबडी एल्स? इमेजिन ना, इट्स अ फूड फॉर थॉट। इंडिया टू इज टू बिगेस्ट स्टेट, माइटी स्टेट है। स्टेट की बात कर रहा हूं। स्टेट में अपैरेट्स आता है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, वट एवर। ठीक है, वाई कांट वी सॉल्व अ सिंपल मणिपुरी प्रॉब्लम? क्या है इस इतना बड़ा मणिपुर का मसला जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है? आपने आज सुना ना मणिपुर का प्रॉब्लम। मणिपुर का प्रॉब्लम पिछले डिकेड से चल रहा है। देयर यूज्ड टू बी ब्लॉकेड्स, वहां पे गैस सिलेंडर 4-4 हजार रुपए आज से 5-5 साल पहले बिकता था। 6-6 महीने हाईवे ब्लॉक बंद, रोड ब्लॉक। अब तो ये उभर के आया ना। प्रॉब्लम वहां हमेशा से है। इट्स नॉट दैट कि अचानक से प्रॉब्लम आई अकेले मणिपुर में। कैन यू इमेजिन, देयर आर 32 आर्म्ड ग्रुप्स वर्किंग आउट देयर। 32। कश्मीर में 2 ही थे, 70 साल से लड़ रहे थे, खत्म हो गया। पंजाब में थे। इन मणिपुर अलोन देयर आर 32 आर्म्ड ग्रुप्स। सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड द मैटर इज। ठीक है, बिफोर इट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इट इज अ रिलीजियस इशू। कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइबल राइट्स दिए हैं ना सबको। वहां पे कुकीज को ट्राइबल राइट्स है, मेतीज को ट्राइबल राइट्स नहीं है। हमको तो यही दिखता है भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना बड़ा मसला है। नॉट दैट बिग एन इशू भाई, है ना। ट्राइबल राइट्स मेतीज को भी दे दो, लेकिन मेतीज को बोल दो कि भाई ऊपर नहीं जाएंगे, यू स्टे विद योर ट्राइबल राइट्स। जमीनें आपको वही मिलेगी, कुकीज के इलाकों में नहीं जाएंगे आप, खत्म कहानी। कुकीज वेर द ओनली प्रॉब्लम विद कुकीज वाज कि इनको अगर ट्राइबल राइट्स मिले, दीज गाइस विल कम इनटू आवर लैंड्स, है ना। तो ये हमारी जमीनें खा जाएंगे, हमारे साथ मिलेंगे, हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। द ओनली फियर दे कैरी। तो इस चीज को सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट व्हाई आर वी फेलिंग कंटिन्यूअसली, दैट इज द इशू। तो बिफोर इट बीइंग अ ट्राइबल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, it's a religious issue, right? There are many tribal groups who are Christians, some tribal groups are Hindus. There is a population which is majorly Hindu population. So before it being a tribal issue, it's a religious issue. ठीक है, तो रिलीजियस इशू अगर है तो सरकार का इसमें रोल बहुत कम रहेगा। ट्राइबल इशू इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज, right? That's why it's a bit difficult to understand. So then we can link our topic, yeah, we can link our discussion to that issue. By why are we reading biblical thought? क्या जरूरत है? We must trace कि ethics आया कहां से ना। वेस्टर्न रिलीजियस में या रिलीजन्स में एथिक्स कहां से आया? हिंदू रिलीजन में एथिक्स कहां से आया? इस्लाम में रिलीजन कहां से आया, सॉरी एथिक्स कहां से आया? देन वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई किसी की साइकोलॉजी समझनी है तो वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ही और शी में कैरी, राइट? नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट बिब्लिकल ट्रेडिशंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला, individuals and societies, yeah, pehla important biblical values are social justice, hospitality, protection of weak, forgiveness of debts and prohibition on usury. usury क्या होता है? अननेसेसरी खर्चा करना, ज्यादा पैसा खर्चा करना। ठीक है, individuals and societies are judged on how they treat the poor. A good society is one in which no one falls through the cracks and cries for help are answered promptly and generously, right? Distribution of social goods, love for God, love for others. Then there is 10 commandments. Jab prophet Musa, we call it, Moses they call it, yeah, Jesus जब पहाड़ी पे चले गए तो गॉड ने उनको 10 कमांडमेंट्स लिख के दिए।
पत्थर पे, कि आपकी कौम मतलब आपके लोग किस तरह से अपनी जिंदगी जिए। दीज वर कॉल्ड एज 10 कमांडमेंट्स। जब वो इजिप्ट से उनको निकाल दिया जा रहा था तो ही वेंट टू द एक पहाड़ पे। उनकी खासियत ये थी कि ही यूज्ड टू टॉक टू गॉड डायरेक्टली। तो वो पहाड़ पे चले गए ऊपर वाले से बात करने के लिए। तो वहां पे उनको कमांडमेंट्स दिए गए, 10 एडवाइसेस दिए गए कि ये आपकी कौम फॉलो करेगी, देन दे विल बी ऑन द राइटियस पाथ। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज 10 कमांडमेंट्स। Teaching of Jesus, forgiveness, humility and selflessness, mercy, stewardship for creation, sanctity of life. So these are the values. ठीक है, याद रखना है, बट हमको पढ़ना क्या है वो हमको इधर समझ में आ जाएगा। देन वी हैव गॉट अ रोमन कैथोलिक थॉट। ठीक है, अब वेस्टर्न ट्रेडिशन जीसस के टाइम से लेके अब तक काफी सारा चेंज हो चुका है ना। दोज वेर द biblical traditions as written in the Bible. Now, after that, there were various unorthodox, orthodox, or Protestant groups which tried to change the ethics the way it suits them. ठीक है, उसके बाद रोमन कैथोलिक्स आ गए, उन्होंने कुछ वैल्यूज पे फोकस किया कि इकोनॉमिक डिसीजंस एंड इंस्टीट्यूशंस शुड बी जज्ड on whether they protect the dignity of human person or not. Then they said dignity, it says, can be realized and protected only in community, as I said before. इंडिविजुअल में डिग्निटी कुछ नहीं होता। व्हेन देयर आर टू पीपल आउट देयर, वहां पे कोई डिग्निटी नहीं होती। इफ वी टॉक अबाउट डिग्निटी इन अ प्राइवेट रिलेशनशिप, देन हो गया काम। ठीक है, द चर्च टीचेस दैट कॉमन गुड इज द सम टोटल ऑफ ऑल सोशल कंडीशंस दैट अलाउ पीपल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड लिव इन डिग्निटी। नाउ यू अंडरस्टैंड, दीज आर द लाइन्स आउट देयर। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉलिडारिटी, गरीबों के साथ आप किस तरह से व्यवहार करते हो, हाउ डू यू ट्रीट अदर्स। ठीक है, सब्सिडारिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड एट मोस्ट लोकल लेवल। बॉटम अप अप्रोच इसको हम कहते हैं। सॉलिडारिटी, सब्सिडारिटी एंड जस्ट वॉर थ्योरी। आप जंग कब कर सकते हो, क्या वॉर जस्ट हो सकता है? जस्ट वॉर, कोई बता सकता है इसके बारे में? जंग कभी जस्ट होती है? कैसे? हाँ, डोंट ड्रैग इट मच, लाइक जस्ट बी स्पेसिफिक। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चुप रहे। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, लेट्स टॉक अबाउट महाभारत। ठीक है, एथिक्स में वी कैन स्पीक ऑन, लाइक आप बोल सकते हैं, आपकी बात का कोई मतलब नहीं होगा अनलेस यू सब्सटैंशिएट और यू वैलिडेट योर आर्ग्यूमेंट विद एन एग्जाम्पल। तब तक आपके आर्ग्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। दैट मीन्स जब आप आंसर लिखोगे, आपके पॉइंट में एग्जाम्पल नहीं है, दैट पॉइंट स्टैंड्स इनवैलिडेटेड। ठीक है, आप दिन भर मुझे समझाओ जस्ट वॉर थ्योरी, इफ यू गिव मी एन एग्जाम्पल आई विल टेक इट, इफ नॉट देन इट्स जस्ट एन आर्ग्यूमेंट। Was it just World War II? How? What about the people who died in Nagasaki and was there, वो fault में थे क्या? नो नो नो, आई एम जस्ट सेइंग, जो नागासाकी और हिरोशिमा में लोग मरे, उनकी क्या गलती थी? वॉर जस्ट हो सकता है ऐसा बिब्लिकल ट्रेडिशंस में या रोमन कैथोलिक थॉट में मेंशन्ड है। अब देयर आर सम रूल्स फॉर ए जस्ट वॉर। ओनली इफ ए वॉर इज लास्ट रिजॉर्ट, आपने सारे मीन्स अपने खत्म कर चुके हैं, डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक, वट, उसके बाद भी जब बात नहीं बनती है, तब यू कैन गो फॉर ए वॉर। पहला रूल। ठीक है,
अमेरिका ने अपने सारे मीन्स इस्तेमाल किए थे? नहीं ना, नहीं, इट वॉज नॉट डायरेक्टली दैट मच डायरेक्टली इन्वॉल्व बिफोर व्हेन इट, जब इसका पर्ल हार्बर हुआ था, ठीक है, उससे पहले तो वो बस इट वॉज ट्राइंग टू, क्या बोलते हैं उसको, नेवल ब्लॉकेड ही तो था जो जापान का चल रहा था, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, वॉर एज ए लास्ट रिजॉर्ट, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यू डोंट किल द पीपल हु आर नॉट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वॉर। जो हिरोशिमा में एक भी बंदा अगर मरा, क्या उसने कभी डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था? नो no. उसमें बच्चे भी मरे, बूढ़े भी मरे, बीमार तो वो तो वैसे ही मर गया, उनका कसूर क्या था? राइट? तो जस्ट वॉर में यू डोंट किल इनोसेंट्स। अब जस्ट वॉर फॉर एग्जांपल, फौजी सामने है, फौज के साथ लड़ रहा है, डन, अंडरस्टूड, वो भी उसको मार सकता है, ये भी उसको मार सकता है, बट एक इनोसेंट है जिसको वॉर से कोई लेना देना नहीं, वो नहीं मरना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड। और वॉर के बाद रिकंसिलिएशन, अगर आपने वॉर कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद उसको खत्म करने के इस पे छोड़ दिया, देन दैट्स वॉर इज नॉट जस्ट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस जस्ट वॉर। तो किसी भी वॉर को अगर आपको देखना है कि ये जस्ट है कि नहीं है, ऑन दिस पैरामीटर्स यू कैन फाइंड आउट। ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर कर रहे हैं, क्या वो जस्ट है या नहीं है? जस्ट अंडरस्टैंड इट नाउ। क्या सारे मीन्स खत्म हो गए थे? मे बी यस, मे बी नो, है ना। उसके बाद क्या उसमें बेकसूर मरे? यस, एब्सोल्युटली। आजकल का वॉर जो भी है आजकल के टाइम पे, देयर इज नो जस्ट वॉर, राइट। तो ये तभी होता था जब तलवारें लेके फौजें आमने सामने आती थी, फौजी फौजी को मारता था, कहानी खत्म। आज आप जितना डैमेज आप इनोसेंट्स का कर सकते हो, उतना उतना आपको लगता है आपने वॉर जीता। ईरान में एक स्कूल पे बॉम्ब गिरा इनिशियली ना, पहले ही दिनों में, सम 42 गर्ल्स वर किल्ड, 120 सॉरी। उनका कसूर क्या था? वो तो स्कूल जा रहे थे। दैट वॉर कैन नॉट बी जस्ट। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। ना प्रोटेस्टेंट्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, उनके पास क्या एथिक है? प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक। अब प्रोटेस्टेंट्स की खास बात यह थी कि जो बेसिक क्रिश्चियनिटी थी ना, वो मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से दुनिया को नहीं देखती थी। बात समझना, वाई प्रोटेस्टेंट्स आए क्यों वो दुनिया में? उनके पास क्या चाहिए था? पहली बात, जब बेसिक क्रिश्चियन जो थॉट था, वो मटीरियलिस्टिक दुनिया से इंसान को अलग करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दुनिया बढ़ चेंज हो रही थी, उनको लगा नहीं, इफ वी फॉलो द बेसिक या जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, हम दुनिया में आगे मटीरियली नहीं जा सकते। देन दे, उन्होंने उस ट्रेडिशन से खुद को कट किया और अपने लिए एक नया ट्रेडिशन बना दिया जिसका नाम प्रोटेस्टेंट्स रखा। बेसिक आइडिया अबाउट बीइंग अ प्रोटेस्टेंट इज यू आर बीइंग टू मटीरियलिस्टिक। यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब दुनिया में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, वो सब गॉड का सबसे प्यारा आदमी होगा। उनको लगा कि यार नॉर्मल रिलीजन्स में क्या है, बेसिक क्रिश्चियनिटी में ये था कि तुम अच्छे कर्म करो, गॉड के करीब चले जाओ, आफ्टर लाइफ में तुम्हारी अच्छी होगी। उनने बोला नहीं, आफ्टर लाइफ छोड़ दो, प्रैक्टिकल दुनिया में देखो, जो यहां पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा वही गॉड का सबसे प्यारा बंदा। सिंपल। उसके लिए जो करना है गॉड का प्यारा बनने के लिए कर दो, गेन एज मच वेल्थ एज यू कैन। तो अगर आपके पास ज्यादा वेल्थ है तो आप गॉड के सबसे चहीते हो। तो पूरा आइडिया उल्टा पलट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और फिर उन्होंने इसी बिलीफ पे अपना एक सिस्टम बना दिया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट इथिक, ठीक है। और इसी प्रोटेस्टेंट इथिक ने कैपिटलिज्म का स्पिरिट बना दिया।
कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। जो भी रिलीजियस आदमी होगा उसके पास, वो कभी पैसे को पीछे नहीं भागता है। हमारे यहाँ तो यही सोच है ना, राइट? बाबा है भाई, क्या करना है पैसों को, तू तो बाबा है, तुमको क्यों चाहिए, है ना? इस्लाम में कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है, बड़ा ही गॉड के साथ करीब, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं भाई, आई डोंट केयर। बट प्रोटेस्टेंट इथिक ने ही दुनिया को चेंज करने की कोशिश की। दे बिलीव कि भाई यहाँ पे जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ही मतलब आप गॉड के प्यारे हो, सच्चे हो। अब इसको वेल्थ बढ़ाने की किस तरह से आप कौन सा एथिक्स यूज करोगे? उन्होंने बोला कि जो आप बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस डाल दिया, आप उस बिजनेस से कमाए हुए पैसे अपनी अय्याशी में खर्च नहीं करोगे, रादर आप उसको, उस बिजनेस के पैसे को और वेल्थ बढ़ाने की कोशिश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, अपनी अय्याशियों में नहीं लगाओगे। ये पहला रूल था। ठीक है। नाउ यू गो आउट देयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, प्रेजेंट दुनिया में, एंड सी, यू विल फाइंड आउट देयर इज अ गाय हु ओन्स द फेसबुक, मेटा। वो एक ही टी शर्ट हर जगह पहनता है, एक छोटे से घर में रहता है। दे कैरी दैट प्रोटेस्टेंट इथिक विद देम, राइट? एंड इट इज सेड दैट कैपिटलिज्म अगर ग्रो हुआ, दिस वाज द बेसिक रीजन, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, राइट? उनको गॉड से कोई मतलब नहीं था, हमको चर्च जाना है नहीं जाना है, हमको वेल्थ क्रिएट करनी है, एंड दे डिड इट। ठीक है। नाउ प्रोटेस्टेंट वर्क इथिक क्या है, मैंने बता दिया। कोड ऑफ मोरल्स बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड इंडिविजुअलिज्म। कलेक्टिव, कौम की बात नहीं करता कोई, लोगों की बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। सिमिलरली priesthood of all believers, ये प्रोटेस्टेंट इथिक है, ये दूसरा है। All believers have direct access to God through Jesus Christ. Each person has the responsibility to discern God will allow and follow His commands. पहले क्या होता था कि भाई गॉड के लिए आपको कुछ करना रहेगा, फलांग, बोला नहीं, you can directly approach God via the teachings, whatever you have been told, do that. You don't need a medium for that. ठीक है। Then ethical dualism, very technical and very important thing to understand. Ethical dualism क्या होता है? Now, दो चीजें हैं दुनिया में, एक इविल है, ठीक है, और एक सही है। इविल का अपोजिट क्या होगा? गुड, या वन इज गुड, वन इज इविल। एथिकल ड्यूअलिज्म कहता है कि ये दो चीजें हैं। शैतान का नाम सुना है ना? हम क्यों बोलते हैं किसी को? अभी जस्ट 2 मिनट्स, अभी तो मेरा टाइम है, अभी 2 मिनट। एथिकल ड्यूअलिज्म कहता है कि देयर आर टू थिंग्स एंड दे आर क्वाइट सेपरेट टू ईच अदर। वन इज गुड, वन इज इविल। ठीक है। अब रिलीजियस थॉट इसके पीछे है, इविल जो है शैतान है, गुड हमारा इंट्रिंसिक नेचर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो धीरे धीरे इस थॉट को ऐसे बढ़ाया गया, कुछ लोगों ने इसको ऐसा समझा कि ये गुड जो है ह्यूमन, ये गॉडली थिंग है, गॉड इज ऑलवेज गुड, राइट? एंड देयर इज अ कंपटीशन ऑफ दैट गुड विद सम इविल आउट देयर। जो भी गॉड की ही क्रिएशन है, दोनों गॉड की क्रिएशन है, बट वन इज सुपर पावर दैट इज गुड एंड वन इज इविल। तो इविल एंड गुड विल कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर, अल्टीमेटली देयर इज अ गुड दैट विल प्रिवेल। ये ओल्ड आर्ग्यूमेंट था इसका, एथिकल ड्यूअलिज्म का। अब मॉडर्न जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने उसको कैसे समझा, समझना बात को। उन्होंने बोला कि आदमी का जो सोल होता है, देयर आर टू थिंग्स इन ए पर्सन, वन इज कॉल्ड एज सोल एंड वन इज बॉडी। ठीक है। सोल इज ऑलवेज गुड, बॉडी इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्डली डिजायर्स। ठीक है। तो बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू डू रॉन्ग थिंग्स, soul will have to be protected by doing the good. बात समझ में आ रही है ना? तो इसी एथिकल ड्यूअलिज्म को पहले क्या था, इट वाज गुड एंड इविल। ठीक है।
इविल हमको कौन कराता है? शैतान ने गलती कराई, बोलते थे ना, सेटन इन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहां इसको शैतान बोलते हैं, ठीक है। इन इस्लाम देयर इज ए शैतान एंड देयर इज गॉड, राइटियसनेस एंड सेटेनिक थिंग्स। शैतान को गॉड ने बनाया था, गॉड ने पहले एडम को बनाया, ऐसा हमारे यहां बिलीफ है। मैं आपको बता दूं, गॉड ने एडम को बनाया, आदम जिसको हम बोलते हैं। फिर उसने बोला कि भाई सब लोग इसको सजदा करो। एक बंदे ने खड़ा होकर मना कर दिया, मैं नहीं करने वाला। तो गॉड ने उसको बोला कि ठीक है, तुम नहीं करो, यू विल ऑलवेज, तुम भटकते रहोगे दुनिया में। तो सेटन ने वहां पे एक वोव लिया कि मैं तुम्हारी कौम को हमेशा परेशान करने की कोशिश करूंगा, भटकाने की कोशिश करूंगा। तो वन देन देयर इज गुड एंड देन देयर केम एन इविल, शेटन। मॉडर्न फिलोसफर्स ने इसी गुड और इविल को बोला कि ये कुछ नहीं होता, ये अंदर के डिजायर्स होते। बॉडीली डिजायर्स हमारे अलग होते हैं, सोल के डिजायर्स हमारे अलग होता है। सोल इज ऑलवेज राइट, बॉडीली डिजायर्स कैन बी रॉन्ग। इट्स अप टू अस। हम अपने सोल को जितना अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, उतना हमको बॉडीली डिजायर्स को कम करने की कोशिश करनी है, तो हमारा सोल अच्छा रहेगा। तो मतलब सोल एंड बॉडी, टू डिफरेंट थिंग्स। बॉडी इन्फ्लुएंस होती है, मैनिपुलेट होती है, उसके डिजायर्स होते हैं, देन देयर इज सोल। सोल इज ऑलवेज काम, टेंड्स टू गिव नो डायरेक्ट अस टू द राइटियस थिंग्स। अच्छे अच्छे काम करो, मन में शांति आती है। ये मन क्या है? दैट्स सोल, वी जस्ट कैन फील इट। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस आइडिया को इथिकल ड्यूअलिज्म कहते हैं। बाद में ये इंडियन फिलॉसफी में भी आया है ना। ओवरऑल जब इंडिया की फिलॉसफी बनी, जब यहाँ पे सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन जब पहले आया, फिर सूफी ट्रेडिशन आया इस्लाम में, तो इथिकल ड्यूअलिज्म को हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, इसका ओरिजिन समझा, बात क्लियर हो गई? ठीक है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। देन देयर इज सोशल जस्टिस। ठीक है, so tomorrow we will start with ethics in India.